हेलो डियर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न विद आकाशदीप में। और मैं उपस्थित हूँ यहाँ पर हिंदी व्याकरण का भाग 4 लेकर के। इसके पहले भाग 3 में हमने वर्णमाला क्या है, वर्णमाला की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जाना। और आज हम वर्णमाला का ही संधि विच्छेद पढ़ेंगे कि वर्णमाला जिन दो शब्दों से मिलकर के बना है उनकी व्याख्या क्या हो सकती है। पहला शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण। ये हम जानते आए हैं कि मुख से हम जो भी ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। तो मुख से अगर हम कोई भी ध्वनि उच्चारण कर रहे हैं, वो आपका आ हो सकता है, दीर्घ आ हो सकता है, हर्ष ई हो सकती है, दीर्घ ई हो सकती है। ये सब क्या है, यह ज्ञात। इन सभी को हम वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य रूप से हमें यह बताया जाता है लगभग बेसिक कक्षाओं में कि वर्ण और अक्षर ये एक ही बात है, एक ही शब्द है। लेकिन जैसे ही आप बड़ी क्लास में पहुंचेंगे तो आपको इन दोनों के बीच का अंतर भी समझ में आना चाहिए, समझाया जाना चाहिए। तो वर्ण और अक्षर के बीच अंतर होता है। अक्षर के बारे में कहा जाता है न क्षरति इति अक्षरः। ये संस्कृत की एक लाइन है, ना क्षरत, जिसका क्षरण ना हो सके, इति अक्षरा, वही अक्षर है जिसको और टुकड़ों में तोड़ा ना जा सके, जिसका विनाश ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, उसको हम अक्षर कहते हैं। तो अक्षर की श्रेणी में फिर क्या क्या आएगा, हर्ष आ, दीर्घ आ, हर्ष ई, दीर्घ ई। तो क्या हम का को भी अक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं, ये अंतर समझने वाली बात है। ये का अभी क्या है, वर्ण है। अब वो आगे व्यंजन है, वो एक अलग का विषय होगा, उसको आगे हम जानेंगे। लेकिन क्या हम इस का को अक्षर की श्रेणी में रख सकते हैं? नहीं। फिर का को अक्षर की श्रेणी में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस का को हम जब तोड़ेंगे तो इस का के नीचे लग जाएगा हलंत, और जैसे ही हलंत लगेगा इसमें से एक ये आपका स्वर बाहर आ जाएगा। तो ये जो का है फिर ये क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी स्वर भी आगे पढ़ा दिया जाएगा कि स्वरों को तोड़ा नहीं जा सकता। अब चूंकि इसके नीचे हलंत लग गया, ये आधा का माना जाएगा। तो अब ये अक्षर की श्रेणी में आ गया। तो हमें यह बात समझनी होगी कि ऐसे वर्ण जिनके हम और टुकड़े न कर सके उसको हम अक्षर की श्रेणी में रखेंगे, और जिनके और टुकड़े किए जा सके उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की परिभाषा में आगे पढ़ा जाएगा। तो यह है जो लाइन में आपको याद कर लेनी चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। न क्षत इत अक्षरा, जिसका क्षरण या विनाश ना हो सके उनको अक्षर कहते हैं। सामान्य रूप से वर्ण अक्षर एक ही बात है, चलिए ठीक है। लेकिन अगर आप सीनियर क्लासेस में हैं तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि जिसका क्षरण या विनाश ना हो सके उनको अक्षर कहते हैं। बाकी मुख से निकलने वाली जितनी भी ध्वनियां हैं वो वर्ण की कैटेगरी में, वर्ण की श्रेणी में आती ही है। तो आज ये वर्णमाला हमने पहले पढ़ लिया था, और हमने पढ़ा अक्षर क्या है। वर्ण और अक्षर के बीच में अंतर आपको जानना बहुत आवश्यक है, और इस स्तर का आप ध्यान रखिए कि आप अगले को भी संतुष्ट कर सकें कि वर्ण भी अलग होता है और अक्षर अलग हो सकता है। तो ये आप जान गए। अगला हमारा जो विषय होगा कि वर्णमाला को हम दो भागों में बांटते हैं। वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाएगा। पहला हो जाएगा स्वर और दूसरा हो जाएगा व्यंजन। ये पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। हम जितनी भी परिभाषा यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये परिभाषा कोई नई नहीं है, बस इन परिभाषा को प्रूफ करने का आपके पास एक साधन, संसाधन या व्याख्या करने की बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए। स्वर के बारे में क्या कहा जाता है, स्वर के बारे में ही संस्कृत में एक लाइन है, स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते, जो स्वयं में स्वतंत्र हो, इति स्वरा, वो स्वर है जिनको बोलने के लिए, परिभाषा अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं, जिन्हें बोलने के लिए या जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें हम स्वर कहते हैं।
या ऐसे वर्ण या अक्षर जिनको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके उनको हम स्वर कहते हैं। परिभाषा आप चाहे तो लिख सकते हैं, ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चरित करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख सकते हैं, स्वर की परिभाषा है। और ये लाइन भी आप लिख सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं कि स्वर की परिभाषा ये है तो क्यों है। स्वर की परिभाषा फिर से आप एक बार दोहरा लें, ऐसे वर्ण जिन्हें उच्चरित करने के लिए, जिन्हें उच्चारण करने के लिए, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं है, किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हम चूंकि हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं तो आपको यह भी जानना आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण शास्त्र में स्वरों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 11। छोटे बच्चों की जो पाठ्य पुस्तकें होती है उसमें या जो पहाड़ा आता है उसमें भी जो वर्णमाला लिखी होती है उसमें स्वरों को बिल्कुल अलग करके लिखा होता है। तो स्वरों की संख्या कुल यहाँ पर 11 है। आप चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। हर्ष आ है, दीर्घ आ है, हर्ष ई है, दीर्घ ई है, हर्ष उ है, दीर्घ उ है, ये री है, ये री का दीर्घ नहीं होता है, ए है, ए है, ओ है और औ। इस प्रकार से 11 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी व्याकरण शास्त्र में स्वरों की जो कुल संख्या है वो 11 है। संस्कृत के व्याकरण की बात अलग है। संस्कृत में कुल जो है 9 स्वर है, जिसमें से 5 मूल स्वर है, शेष जो है संयुक्त स्वर है। वो मैं व्याकरण संस्कृत का अलग हो जाएगा। हम यहाँ हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हिंदी व्याकरण में 11 स्वर है और 11 यहाँ पर लिखे हुए हैं। शेष व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो स्वर की परिभाषा आपको याद हो जानी चाहिए कि स्वयं राजन्ते इत्स्वरा, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्णों की जरूरत ना पड़े, किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अगली परिभाषा जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यंजन पढ़ेंगे। व्यंजन, व्यंजन के लिए भी एक लाइन है, अनुवग भवति व्यंजनम, अनुवग भवति व्यंजनम। इसका भाव क्या हो? इसका आप अगर अर्थ देखेंगे तो अनुवग का मतलब हुआ पीछे पीछे, भवत भू धातु से है, होता है व्यंजनम, मतलब जो पीछे पीछे चले वो क्या है, व्यंजन। अब किसके पीछे चलेगा? पीछे चलेगा किसके? स्वर के। स्वर के पीछे पीछे। तो आगे कौन हुआ? स्वर आगे हुआ, फिर इसके पीछे क्या हो जाएगा? व्यंजन हो जाएगा। मतलब इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता लेनी ही पड़े उनको हम व्यंजन कहेंगे। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। यहां पर लिखा हुआ है अनुवग भवति व्यंजनम, इसका आप फिर से एक बार समझ लीजिए। अनुवग का मतलब होता है पीछे पीछे, अनुवग का मतलब होता है पीछे पीछे। मतलब अगर हमें व्यंजन वर्ण बोलना है, व्यंजन है का, तो का तभी उच्चारित किया जा सकता है जब इसके साथ में हम हर्ष आ लगाएंगे। मतलब ये डिसाइड करेगा, ये निर्णय लेगा कि इसकी मात्रा क्या होगी। अगर हम इस हलंत वाले का, ये क्या लिखा हुआ है, यह व्यंजन है और
यह आप एक प्रकार से इसको आप हलंत लगाएंगे तो ये हो जाएगा आधा। अब चाहे इसको इस प्रकार से आप लिखें, चाहे इसमें आप हलंत लगा दें, एक ही बात है। तो ये जो स्वर है ये निर्धारित करता है इसमें मात्रा कौन सी लगेगी। अगर इसी का के साथ हम हर्ष ई लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, की बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के व्यंजनों का उच्चारण निर्धारित करता है, निर्भर करता है स्वरों के ऊपर। अर्थात इसकी जो परिभाषा बनेगी, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी ही पड़ती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। और स्वरों की संख्या हटाने के बाद, स्वरों की संख्या निकालने के बाद शेष बचे हुए जितने वर्ण हैं उनको हम व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। अब व्यंजन में भी कई कैटेगरी है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको एक सलाह दूं कि अपनी पढ़ाई का स्तर इस लेवल का रखिए कि अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप भी किसी अगले को समझा सके मुझसे भी बेहतर। ये हर अध्यापक की, हर टीचर्स की इच्छा होती है, अपेक्षा होती है अपने सभी छात्रों से, सभी पढ़ने वालों से। तो मेरी भी अपेक्षा ये है कि आप जो कुछ भी यहाँ पढ़ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको पढ़िए, समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल में, आप क्लास में अगर पढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहां बैठ करके इन सब चीजों को अगर डिस्कस करेंगे तो ये चीजें स्वतः आपके मन मस्तिष्क में बैठती चली जाएंगी, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमने पढ़ा स्वर क्या होते हैं, स्वर क्यों होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन ही क्यों होते हैं, या इनकी दोनों की परिभाषा क्या है। तो ये स्वर और व्यंजन आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।